Hello everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को शुरू किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जो एस्टिमेटर्स होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एस्टिमेशन होता क्या है। एस्टिमेशन जो होता है, एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। लेकिन हम अनुमान लगाते किस चीज़ का है? हम पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ करते हैं और फिर सैंपल की स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। अब हम जब एस्टिमेशन को पढ़ेंगे तो उसमें हमें दो वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एस्टिमेशन का स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या मतलब होता है, फिर हम समझेंगे कि एस्टिमेटर का क्या मतलब होता है। एस्टिमेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, यानी कि एक प्रक्रिया है, एक काम करने का तरीका है। किस चीज़ को हम एस्टिमेशन बोलते हैं? मेथड्स ऑफ प्रेडिक्शन अबाउट पैरामीटर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। देखें, मैंने आपको थोड़े दिन पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स का और एक मैंने बताया था पैरामीटर का। तो जब पैरामीटर होता है, जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और पॉपुलेशन के बारे में कोई भी एक चीज़ को कंक्लूड करते हैं तो वो पैरामीटर होता है। लेकिन अगर हम सैंपल पे काम कर रहे हैं और सैंपल के बारे में कंक्लूजन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो वह स्टैटिस्टिक्स होता है। अब इस डेफिनेशन को समझिए। एस्टिमेशन होता है जब हम प्रिडिक्ट करते हैं पैरामीटर यानी कि पॉपुलेशन के बारे में, किसके बिहाफ पे? सैंपल के बिहाफ पे। एक ऐसा तरीका जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाएंगे लेकिन सैंपल के बिहाफ पे। अब हमें समझना है कि एस्टिमेटर क्या होता है। एस्टिमेटर जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम होता है। एस्टिमेटर इज अनदर नेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जैसे कि मीन होते हैं, मॉड होता है, मीडियन होता है, इसी तरीके से हमारा एस्टिमेटर भी होता है। और एस्टिमेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एस्टिमेटर एक डिवाइस है। अगर मैं उसको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो यहाँ पे एक डिवाइस है, ये जो हमारी डिवाइस है ये हमारा एस्टिमेटर है। यहाँ पे हमारा कोई डेटा है, इस डेटा को हमने डिवाइस पे लगाया, एस्टिमेटर पे लगाया और हमारा एक आउटपुट निकल के आया। यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोसेस एस्टिमेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो एक डिवाइस है उसको हम एस्टिमेटर बोलेंगे। ये लेमन लैंग्वेज में है और अनदर नेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में। इकोनॉमिस्ट इसको इस तरीके से बोलते हैं। अब हमें समझना है कि एस्टिमेटर क्यों निकालना है, वो तो हमें पता चल गया। एस्टिमेटर की हमें ज़रूरत क्यों है, हमें वो भी पता चल गया। हमें एस्टिमेटर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड करना है। अब हमें समझना है कि जो एक एस्टिमेटर होता है वो एक अच्छा एस्टिमेटर कब होगा, यानी कि एक गुड एस्टिमेटर कब होगा। जब मैंने कल आपको स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बनाया था तो मैंने उसमें दो चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था कि हमारे पास दो सिचुएशंस होंगी जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को डील करेंगे। पहली सिचुएशन तो ये होगी कि हम पैरामीटर को जानते होंगे, यानी कि पैरामीटर का क्या ट्रू वैल्यू है वो हमें पता होगा। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि जो पैरामीटर का ट्रू वैल्यू है वो हमें नहीं पता होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में हम एस्टिमेटर को कैसे, एक अच्छे एस्टिमेटर को कैसे लगाएंगे, ये अब हमें समझना है। देखिए, जिस सिचुएशन में हमें पैरामीटर की वैल्यू पता है, नोन है, उस सिचुएशन में बेस्ट पैरामीटर कौन सा होगा? जो कि क्लोज हो। अगर हम जानते हैं कि पॉपुलेशन का एवरेज 1000 है तो हमारे लिए बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा होगा? हमारे लिए बेस्ट एस्टिमेटर वो होगा जो सैम्पलिंग का डेटा अप्रोक्सीमेटली 990 तो दे, कम से कम 990 तो दे। और अगर हमें पैरामीटर की वैल्यू पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें पैरामीटर की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें एक ऐसा एस्टिमेटर ढूंढना है जिसमें हम ये कह सकें कि अगर ट्रू पैरामीटर होता तो ये उसका एग्जैक्ट मेजर होता, ठीक है। डाटा गिव्स गुड रीजन टू बिलीव दैट एस्टिमेट विल बी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। इन दोनों चीज़ों से आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर हमें पॉपुलेशन पता है, नहीं पता है, पॉपुलेशन का पैरामीटर पता है या नहीं पता है, हमें एक कंडीशन सारे एस्टिमेटर्स ने फुलफिल करनी है और वो कंडीशन ये है कि वो पैरामीटर के जितना क्लोज होगा उतना बेटर होगा।
प्रोफेसर रोनाल्ड ए फिशर जो थे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट में सीधा नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड ए फिशर थे, उन्होंने स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन का काम आगे बढ़ाया था और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन में उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था कि कोई भी एस्टिमेटर अगर इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो बेस्ट एस्टिमेटर होता है। सबसे पहली कंडीशन होती है अनबायस्डनेस, यानी कि जो एस्टिमेटर है वो किसी भी पॉपुलेशन यूनिट की तरफ बायस्ड ना हो, उसमें पक्षपात ना हो। दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एफिशिएंसी, चौथा सफिशिएंसी। हम आने वाले टाइम पे सब पे वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम अनबायस्डनेस को डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनबायस्डनेस के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनबायस्ड होता क्या है। जैसे कि हम लेमैन की भाषा में जानते हैं, अनबायस्ड का मतलब एक ऐसा एस्टिमेटर जिसमें किसी भी तरह का पक्षपात ना हो। पक्षपात का क्या मतलब है कि वो किसी भी तरफ टिल्ट ना हो, एक अनबायस्ड तरीके से हमें रिजल्ट दे। इसका मतलब क्या होता है अनबायस्डनेस। एन एस्टिमेटर विल बी अनबायस्ड इफ एंड ओनली इफ एवरेज और मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वो कब अनबायस्ड होगा, देखिए ये जो बात इस पे लिखी हुई है ना, इफ एंड ओनली इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अनबायस्डनेस होने की ये कंडीशन है, जो मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो पैरामीटर की वैल्यू के इक्वल हो। अगर पैरामीटर की वैल्यू के इक्वल नहीं आता है, कम आता है या ज़्यादा आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वल आएगा तो ही अनबायस्ड होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो उसमें बायसनेस होगी। अब मैं इसको समझाती हूँ। हम स्टैटिस्टिक्स में जनरली थीटा जो होता है उसका पॉपुलेशन का पैरामीटर मानते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए टी जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पैरामीटर मान लेती हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन ये कहना चाह रही है, अगर हम टी का मीन निकालें तो वो पैरामीटर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ एवरेज और मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर। देखिए अब हमें समझ में आ गया कि अनबायस्ड का मतलब क्या है, एवरेज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर। अब हमें समझना है कि बायस्ड एस्टिमेटर कैसे होगा। अनबायस्ड आपको समझ में आ गया। जब अनबायस्डनेस की कंडीशन क्या थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर के इक्वल आना चाहिए। अगर ये अनइक्वल है तो बायस्डनेस है, यानी कि हमारा जो हमने पैरामीटर लिया है, यानी कि हमने जो एस्टिमेटर लिया है वो बायस्ड है, वो हमें एग्जैक्ट सही ट्रू रिजल्ट नहीं देगा। अब जो बायस्डनेस होगी ना उसको हम डिनोट करेंगे बी थीटा से। अब बी थीटा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी हमारा सैम्पलिंग का मीन है उसमें से पैरामीटर को घटा देंगे तो हमारी बायस्डनेस निकल के आ जाएगी। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए हमारा थीटा 100 है और हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो निकल के आया वो 80 निकल के आया, तो इस केस में हमारी बायस्डनेस कितनी आ गई, हमारी बायस्डनेस आई ई टी माइनस थीटा, यानी कि 80 माइनस 100 इज इक्वल टू -20। जो हमारी बायस्डनेस है वो दोनों तरीके की हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये आपको समझने वाली बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव बायस्डनेस की जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसमें ये दोनों कंडीशन गिवन होंगी, डिनोमिनेशन को वो चेंज कर सकते हैं, और जब ये दोनों कंडीशन गिवन होंगी ना तो उसमें पूछेंगे कि ये पॉजिटिवली बायस्ड है या नेगेटिवली बायस्ड है। ये नेगेटिवली बायस्ड है, ठीक है। अब पॉजिटिवली बायस्ड कौन सी होगी, जब बी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए और एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पलिंग वो पैरामीटर से ज़्यादा हो। देखिए नेगेटिव कब होगी, जब इसकी रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी, जब हम बायस्डनेस जो है वो 0 से कम हो और एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ट्रू वैल्यू से कम हो। ये नेगेटिव क्यों आई थी, नेगेटिव इसीलिए आई थी क्योंकि जो हमारी बायस्डनेस है वो 0 से कम है और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो पैरामीटर से कम है 180। अगर ये हमारा जो हमारा एक्सपेक्टेशन निकल के आया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर ये 120 होता तो ये हमारा पॉजिटिवली बायस्ड हो जाता। यही अनबायस्डनेस का कॉन्सेप्ट है। इतने कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब अनबायस्ड होगा तो उसकी क्या कंडीशन है, बायस्डनेस की क्या कंडीशन है,
पॉजिटिवली बायस्डनेस की क्या कंडीशन है, नेगेटिवली बायस्डनेस की क्या कंडीशन है, ये सारी कंडीशंस आप याद कर लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बाहर नहीं जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, उनमें प्रूव करने के लिए आते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर कराऊंगी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना सफिशिएंट है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने पढ़ाई की एस्टिमेटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसके साथ में हमने अनबायस्डनेस को डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद वाली वीडियो में हम जो एस्टिमेटर्स है, बाकी की जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे और फिर उनको डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि और प्रॉपर्टीज आप आराम से पढ़ पाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है और मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो प्लीज़ लेट मी नो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।